वेलकम क्लास। यदि आप सेकेंड ईयर के एग्जाम सक्सेसफुली पास होना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। सेकेंड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स के आपको हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के 2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये काम आपको इस वीक में खत्म कर लेना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के एक दिन में 2 पेपर आपको सॉल्व करना है। यदि आप 6 सब्जेक्ट के 12 पेपर सॉल्व कर लोगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट के 2 प्रीवियस ईयर के, तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्जाम को काफी कम समय बचा है, 1 से 1.5 महीना। सिलेबस आपका काफी लेंदी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सिंसियरली पढ़ाई शुरू कर दें, नहीं तो फिर बाद में आपको बैक्स आएंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे आपके। सेकेंड ईयर में आपको फार्माकोलॉजी सॉरी फार्माकोग्नोसी तो आपको फर्स्ट ईयर में था। फार्माकोलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड पेपर आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का होगा। थर्ड पेपर आपका होगा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। फोर्थ पेपर होगा आपका फार्माकोथेरापिटिक्स। फिफ्थ पेपर होगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और सिक्स्थ पेपर है आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो सेकेंड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट्स हैं इस बार। और इसमें से आपका 6 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल आपको नहीं लिखना है, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, ठीक है। तो 6 थ्योरी के एग्जाम होंगे आपके और 5 प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आपको फाइल्स भी कंप्लीट करनी है, तो फाइल्स कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी, है ना। आज हम फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स। यदि हम फ्रूट ड्रग की स्टडी करें, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कल्टीवेशन कलेक्शन क्या है, उसके फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, बॉटनी वाला पार्ट स्टडी करें तो कोग्नोसी में करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के इंडिकेशंस, उसके क्लिनिकल यूजेस, उसके साइड इफेक्ट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल स्टडीज, ड्रग के साइड इफेक्ट्स, फार्माकोविजिलेंस, ये सारी स्टडीज हम किस में करते हैं, फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि ड्रग हमारी बॉडी में जब आती है तो उसका मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, उसका मूवमेंट हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसकी स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। डायनेमिक्स में करते हैं कि ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। डिजायर्ड इफेक्ट भी आएगा, अनडिजायर्ड इफेक्ट भी आएगा। तो ड्रग के बॉडी पे इफेक्ट की स्टडी को हम फार्माको डायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। ड्रग्स क्या होती है आप जानते हो, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिजीज के ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, किसी डिजीज के क्योर में, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में यूज होते हैं, उनको हम ड्रग्स कहते हैं। प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव। ड्रग्स से किसी बीमारी से हमारे हमारा बचाव भी होता है। जैसे हम एस्कॉर्बिक एसिड, लिमसी, विटामिन सी का टैबलेट आता है, ये खाएंगे तो हमें प्रिवेंशन मिलेगा। कोविड टाइम पे हमने प्रिवेंटिव ड्रग लिया था, विटामिन सी, ठीक है। डायग्नोसिस पर्पज से भी ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस करते हैं तो वहां पर भी ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक्सरे होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, पैथोलॉजी लैब्स में भी हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी डिजीज के ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो भी ड्रग्स की ही श्रेणी में आते हैं। क्योर का एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स। यदि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, कोई सूक्ष्म जीव है ना, प्रोटोजोआ हो सकता है आपका, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी कॉजिंग एजेंट हो सकता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो ये जो पॉजिटिव एजेंट है, इससे यदि इन्फेक्शन हुआ है तो उसके क्योर के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। प्रेगनेंसी प्रिवेंशन में भी हम ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे आईपिल है ना। आईपिल यदि कोई फीमेल खाती है तो 72 आवर्स तक वो कंसीव नहीं करेगी, तो ये आईपिल का इफेक्ट होता है। मालाडी गोलियां आती है, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्शन की मेडिसिन आती हैं। तो ड्रग्स के बहुत सारे यूज हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ यूजेस हैं ड्रग के, ठीक है। किसी भी बीमारी में हम लक्षणों को सप्रेस करेंगे, क्योंकि लक्षण हमें तकलीफ देते हैं, दर्द है ना, खांसी है, दर्द खांसी, तो इसको हम क्योर करेंगे, ठीक है, और सिम्टम्स को सप्रेस करेंगे। तो ये सारे ड्रग्स के यूजेस हैं, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, क्योर और प्रेगनेंसी प्रिवेंशन। ड्रग का एक प्रोफाइलेक्टिक यूज भी होता है, जिसका एग्जांपल है वैक्सीन्स, ठीक है। वैक्सीन्स हम बीमार होने पे नहीं देंगे, मरीज को बीमार होने के पहले ही दे देंगे। कोविड का वैक्सीन क्यों लगाया गया, ताकि आपको इन फ्यूचर यदि एक्सपोजर हो कोविड के वायरस से तो आप बच सको, ठीक है। तो आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन पहले ही लगा दिए जाते हैं।
है ना, बचपन में ही वैक्सीन लगते हैं, मीजल्स, मम्स, रूबेला, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है इनसे बचने के लिए, वायरल इन्फेक्शन है इनसे बचने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। तो वैक्सीन का यूज जो होता है वो प्रोफाइलेक्टिक यूज होता है। ठीक है। अब जैसे सिम्टम्स को सप्रेस करना भी जरूरी है ड्रग्स की हेल्प से। इसका एग्जाम्पल है जैसे अस्थमा, शुगर, बीपी। ये बीमारियां जड़ से खत्म तो नहीं होती हैं, लेकिन इनको दवाइयों के सहारे मैनेज किया जा सकता है, इनके जो लक्षण है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बस इसको हम सप्रेसिव यूज कहते हैं। हम फार्माकोलॉजी में ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ते हैं कि दवाई शरीर में जाके ऐसा क्या करती है कि बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दवाई के काम करने का तरीका क्या है। कोई दवाई फिजिकली एक्शन देती है, जैसे चारकोल पॉइजनिंग के केस में केओलिन हम यूज करते हैं, एज अ एब्जॉर्बेंट काम करता है। तो ये फिजिकल एक्शन ऑफ ड्रग में आता है। ठीक है। केमिकल एक्शन हो सकता है, एंजाइम इनिबिशन हो सकता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स, सीएनएस को सप्रेस करने वाली ड्रग्स, एंटागोनिस्टिक एक्शन हो सकता है, एगोनिस्ट एक्शन हो सकता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो इस तरह से हमारे ड्रग्स काम करते हैं। ठीक है, ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ड्रग हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। है ना, ड्रग की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि किस किस ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, उसके इंडिकेशंस क्या है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, उस दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमारी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई मॉलिक्यूल को खोजते हैं तो पहले एनिमल्स पे उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। और यदि एनिमल पे दवाई का अच्छा इफेक्ट आता है, फिर हम उसको ह्यूमन बींग्स पे उसका ट्रायल करते हैं, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें कोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रग डेवलपमेंट में। किसी भी डिजीज के सिम्टम्स के आधार पर डिजीज की डायग्नोसिस की जाती है और उसका ट्रीटमेंट और डोज रेजिमेन तैयार किया जाता है, जिससे उस बीमारी को ठीक किया जा सके। इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है फार्माकोलॉजी में, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इस पर डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती है ना। जैसे आज ही हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, है ना, एड्रेनालिन और एस्टाइल कोलिन। एड्रेनालिन कहाँ काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, और एस्टाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है। हमारी बॉडी में ऑटोकॉइड्स भी होते हैं, लोकल हार्मोन्स जो एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, हिस्टामिन है। हिस्टामिन का हम ब्लॉकर दे देते हैं, जिसको हम सिट्राजिन बोलते हैं, लीवोसिट्राजिन। तो ये एंटागोनिस्टिक एक्शन है। लीवोसिट्राजिन ड्रग क्या करेगा, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। हिस्टामिन एक लोकल हार्मोन है जो हमारे अंदर एलर्जीज प्रोड्यूस करता है। तो एलर्जी को यदि कम करना है तो एंटी एलर्जिक ड्रग देंगे, जिसका नाम है एग्जाम्पल लीवोसिट्राजिन। 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होता है। मरीज को यदि कोई बीमारी है और उसकी बीमारी के कारण का यदि हम अध्ययन करें, स्टडी करें, तो उसको हम इटियोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कोई बीमारी यदि डेवलप हुई है तो स्टेप बाय स्टेप वो कैसे डेवलप हुई है और कैसे उसने हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाया है, और उस बीमारी की वजह से हमारे शरीर के किसी टिश्यू में, ऑर्गन में क्या परिवर्तन आए हैं, फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आए हैं, उसी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग्स का हमारी बॉडी में मूवमेंट की स्टडी करते हैं, है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग के इंडिकेशंस, ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ड्रग के साइड इफेक्ट्स, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, फार्माको डायनेमिक्स में करते हैं। हम टॉक्सिकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम पॉइजनिंग और उसके एंटीडॉट्स, किसी भी ड्रग के ओवरडोज की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। ड्रग की यदि अप्रोप्रिएट मात्रा ना दी जाए मरीज को तो मरीज और ज्यादा बीमार हो सकता है और मरीज मर भी सकता है। तो पॉइजनिंग और उसके एंटीडॉट्स, इसकी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। ये सब फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हेल्थी वॉलंटियर्स होते हैं ना, उनसे हम कंसेंट साइन करा के हमारे ड्रग्स का एक्शन ह्यूमन बॉडी पे चेक करते हैं। यदि उसका डेटा सेफ है, ड्रग इफेक्टिव है, उसके साइड इफेक्ट्स कम है, तो ही ड्रग को अप्रूवल मिलता है और वो मार्केट में सेलिंग के लिए जाती है। तो ड्रग अप्रूवल के लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल किया जाता है और उसी में क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान जो डेटा जनरेट हुआ है उसको कंपाइल करके उसको सबमिट किया जाता है, रिपोर्ट को, और उस आधार पर ड्रग को अप्रूवल मिलता है।
किसी भी ड्रग का आइडियल डोज हमें पता होना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ड्रग का डोज कम देने पे बीमारी ठीक नहीं होगी और ज्यादा देने पर की पॉइजनिंग हो जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन में पेशेंट को काफी हानि हो सकती है। और किसी भी ड्रग का हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो की स्टडी भी करनी पड़ती है कि ड्रग के फायदे ज्यादा होना चाहिए नुकसान से, ऐसा ना हो कि नुकसान ज्यादा है फायदे से, क्योंकि हम ड्रग मरीज को दे रहे हैं, मरीज ऑलरेडी बीमार है ना, तो ड्रग उसको फायदे के लिए हम दे रहे हैं, ना कि नुकसान के लिए। तो किसी भी ड्रग का रिसर्च के दौरान रिस्क बेनिफिट स्टडी भी की जाती है, उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज की जाती है जिसको हम एनिमल टेस्टिंग ऑफ ड्रग कहते हैं। फिर ह्यूमन ह्यूमन बींग्स पे की जाती है जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, है ना। इसके फेजेस होते हैं डिफरेंट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। फिर जब 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 मार्केट में आ जाता है तो ड्रग का फार्माकोविजिलेंस सर्विलेंस के थ्रू उसके रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है, और यदि वो ड्रग ज्यादा साइड इफेक्ट देता है तो उसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये सब हमने फार्माकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस देखी, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस देखी, है ना। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इसका हमने ओवरव्यू देखा। अब हमें ड्रग्स डिफरेंट सोर्सेज से मिलती हैं, वेजिटेबल है, माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, सिंथेटिक ड्रग है, और आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी ड्रग्स बनाए जाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। वेजिटेबल सोर्सेज में कोगनोसी में आपने बहुत सारे ड्रग्स पढ़ रखे हैं, प्लांट सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग्स मिलते हैं। माइक्रोब से भी मिलते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें इर्गोटामीन मिलता है, इर्गोट, है ना। हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है, पेनिसिलिन मिलता है, ये सब हमें माइक्रोब से मिलने वाले ड्रग्स हैं। एनिमल से हमें इंसुलिन मिलता है ना। एनिमल से हमें बहुत से ड्रग्स मिलते हैं, हॉर्मोन्स मिलते हैं, है ना। तो ये एनिमल सोर्सेज के ड्रग है। मिनरल में मतलब मैराइन सोर्सेज से भी मिलते हैं, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मछली का तेल, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी थ्रू ड्रग बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन तैयार किया जाता है, इंसुलिन, एरिथ्रोपोइटिन बनाया जाता है, इंटरल्यूकिन्स, ये सब ड्रग्स के नाम है जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जाते हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? वैसे तो नेचुरली हमारी बॉडी में किडनी बनाती है, लेकिन डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून नहीं बनता। तो खून बने इसके लिए हमको एरिथ्रोपोइटिन बाहर से देना पड़ता है, तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाती है। यदि हमारे शरीर में कोई चीज नहीं बन रही है और हम उसको एक्सटर्नल सोर्सेज से आइसोलेट करके पेशेंट में दे रहे हैं, तो हम उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। तो मल्टीविटामिन, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रिप्लेसमेंट थेरेपी के एग्जाम्पल है। ड्रग को क्लासिफाई किया गया है सोर्सेज के बेसिस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे कि ड्रग कहाँ से मिल रही है, ठीक है। और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ड्रग आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़े हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़े हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में ड्रग की तरह काम करते हैं, और उनके केमिकल स्ट्रक्चर की आपने प्रॉपर्टी, स्टोरेज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब की स्टडी आपने फर्स्ट ईयर में की है, ठीक है। तो तीन टाइप के ड्रग होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एरोमेटिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थेराप्यूटिक यूजेस के बेस पे जैसे प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग्स होता है। प्रोटोटाइप्स ऑफ ड्रग मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी में भी बनता है, एनिमल की बॉडी में भी बनता है। हमारी बॉडी में नहीं बनेगा तो हम एनिमल का इंसुलिन निकाल के उसको केमिकली थोड़ा मॉडिफाइड करके जेनेटिकली, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ह्यूमन इंसुलिन इंसुलिन तैयार करेंगे और उसके फॉर्मुलेशन हम फैक्ट्री में बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग। जैसे डोपामीन, डोपामीन यदि हमारे शरीर में कम हो जाए तो हम कार्बिडोपा, लीवोडोपा नाम के ड्रग्स यूज करते हैं पार्किंसन के ट्रीटमेंट में, है ना। किसी में एड्रेनालिन की कमी हो जाए तो हम एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाया जाता है, 1:1000, मतलब बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में एड्रेनालिन हम यूज करते हैं। कॉलिनर्जिक ड्रग्स भी इसी के एग्जाम्पल है। साइट ऑफ एक्शन के आधार पे भी ड्रग को क्लासिफाइड किया गया है, ड्रग बॉडी के किस पार्ट पे काम कर रही है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई, ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑन यूरिनरी सिस्टम जिसमें डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स आते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो ये सारे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस, सीएनएस, तो उनके साइट ऑफ एक्शन के आधार पे कि ड्रग आपका बॉडी के किस पार्ट पे काम कर रहा है। तो ये भी एक ड्रग का क्लासिफिकेशन करने का तरीका है। ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे कि ड्रग सीएनएस को स्टिमुलेट कर रहा है या सीएनएस को सप्रेस कर रहा है, या एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, फिजिकल एक्शन दे रहा है, केमिकल एक्शन दे रहा है, ड्रग बॉडी में कैसे काम कर रहा है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दे रहा है, एगोनिस्टिक इफेक्ट दे रहा है, किस तरह से ड्रग काम कर रहा है, तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे भी ड्रग को क्लासिफाइड किया गया है।
ड्रग का जो नेम होता है वो तीन टाइप के नाम होते हैं ड्रग के। एक होता है ब्रांड नेम, एक होता है कॉमन नेम, और एक होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम में आपका आईयूपीएसी नेम आता है जो कि वर्ल्ड वाइड सेम रहता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पैरासीटामोल ये एक एंटीपायरेटिक कैटेगरी का ड्रग है, बुखार के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसका केमिकल नेम होता है एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनॉल। ये इसका केमिकल नेम है। इसका ब्रांड नेम क्या है? क्रोसिन और कालपोल। ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? पैरासीटामोल। इसको शॉर्ट में पीसीएम भी बोलते हैं। ठीक है। ये इंडिया में प्रिस्क्राइब होने वाला ड्रग है, सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंटीपायरेटिक। ठीक है। तो हमने इसका कॉमन नेम भी देखा, एसिटोमिनोफेन भी बोलते हैं, एन एसिटाइल पैरा एमाइनोफिनॉल भी बोलते हैं। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, केमिकल नेम हो गया। ब्रांड नेम में आ गया क्रोसिन और कालपोल। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक नॉर्मल नमक आता है जिसपे केवल NaCl सॉल्ट लिखा होता है, और एक नमक वो जिसपे टाटा का नमक लिखा होता है। तो टाटा ब्रांड है और उसका सॉल्ट क्या है? NaCl। ठीक है। तो जेनरिक नेम भी होता है मेडिसिन का जिसमें सॉल्ट नेम से मेडिसिन आती है। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारा जो ड्रग है वो सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, पेशेंट में इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए, पेशेंट को फायदा ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह के ड्रग की एक लिस्ट बनाई गई है जिसको हम इसेंशियल ड्रग लिस्ट कहते हैं। यही ड्रग्स को नेशनल फॉर्मूलरी में भी शामिल किया गया है। ऐसी ही एक लिस्ट WHO ने भी जारी की थी जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO। तो ये भी एक इसेंशियल ड्रग की लिस्ट जारी करता है। ऐसी ड्रग्स जो कि एविडेंस बेस्ड है, मतलब उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, सदियों से यूज हो रही हैं बीमारियों के इलाज में, और उन पर रिसर्च हुआ है और ये पाया गया है कि वो दवाई सुरक्षित है और मरीज की बीमारी ठीक करती है और उसको रिलीफ देती है। तो ऐसे अच्छे जो ड्रग्स होते हैं उनको उस लिस्ट में शामिल किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। रूट ऑफ ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। आपका सुटिक्स में ओरल रूट से ड्रग देते हैं, डोजेस फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, किस रूट से कौन सा ड्रग दिया जाता है और रूट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। ओरल रूट है, टॉपिकल है, इनहेलेशन है, पैरेंट्रल है। इन रूट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जाम में आते हैं आपको। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में जब हम ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो वो स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, है ना, डिसोशिएट होगा, और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होके पूरे शरीर में हमारे ड्रग फैलेगा और वहां पर भी जाएगा जहां ड्रग की जरूरत है, और वहां पर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के वो अपना एक्शन देगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? हमने दवाई अभी खाई, 15 मिनट बाद दवाई का असर आया, तो इसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, की दवाई का एक्शन हमें कब मिल रहा है। ठीक है। तो रूट पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। जैसे हम सबलिंगुअल रूट से यदि ड्रग दे, सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है? एक मिनट। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? यदि मैं दवाई मेरे टंग के नीचे रख लूं तो ये सबलिंगुअल रूट होता है। वहां पर काफी वस्कुलर रीजन होने की वजह से ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा तो वहां से ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब ड्रग ओरल रूट से ली जाती है तो लिवर को क्रॉस करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन ऐसा पेरेंटल के केस में नहीं होता है। बकल कैविटी में यदि हमने ड्रग रखा है तो भी नहीं होगा, सबलिंगुअल रूट से नहीं होगा, है ना, पेरेंटल से नहीं होगा। पेरेंटल से सीधे ड्रग ब्लड में चला जाएगा। तो रूट पे डिपेंड करता है, ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। हमने ड्रग का साइज रिडक्शन कर लिया, ड्रग का पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। हमारे स्टमक में छोटा छोटी आंत में एल्वियोली पाई जाती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, तो वहां से भी यदि हम ओरल रूट से लेते हैं तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड का फ्लो यदि अच्छा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स काफी लो होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब इसके डोज में यदि थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाए तो पेशेंट को साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स और डिजॉक्सिन। एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स के एग्जांपल वारफेरिन और हिपेरिन। ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी। इसमें मेटफॉर्मिन आता है 500 mg की स्ट्रेंथ में। ठीक है। मेटफॉर्मिन है, पायोग्लिटाजोन है, ठीक है, वोगलीवॉस है,
ये सारे मॉलिक्यूल, ग्लैमीप्राइड है, ये सब हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन हमें कहाँ से मिलता है? डिजिटालिस पर्पूरिया की लीफ से, हमने कोगनोसी में पढ़ा था। और डिजॉक्सिन एज अ कार्डियोटोनिक काम करता है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है कार्डियक मसल्स पर। कार्डियक मसल्स हमारे स्मूथ नेचर के होते हैं, स्मूथ कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, तो वहां पर ये मसल्स को टोन करता है। ठीक है, तो हार्ट के पेशेंट में एज अ टॉनिक दिया जाता है। हमारे बॉडी में बैरियर्स भी होते हैं, जैसे आपका प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटा को क्रॉस करके यदि कोई दवाई गर्भ में पल रहे बच्चे में जाएगी तो वो उस पे अपना टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखा सकती है, कोकोमेलिया, न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट जैसे प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को टेरेटोजेनिक ड्रग्स ना दिए जाए। ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको जो ड्रग क्रॉस कर पाता है वो हमारे ब्रेन में इंटर करेगा, तो ब्रेन पे भी इसके इफेक्ट आएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, सीएनएस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी कुछ ड्रग्स जा सकते हैं। तो जो ड्रग हाईली लिपोफिलिक होते हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारा जो सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड का ही बना होता है, जिस वजह से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो हाईली लिपोफिलिक ड्रग हमारे BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां पर अपना इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर दिखाएंगे। ड्रग रिजर्वायर मतलब क्या होता है? जब भी हम दवाई खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो कहीं ना कहीं स्टोर भी हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम ड्रग रिजर्वायर कहते हैं। जैसे ही ड्रग ब्लड में जाएगा तो ब्लड में प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इससे ड्रग बाइंड करता है और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो फ्री फॉर्म में ड्रग होगा वही अपना एक्शन देता है। जैसे हमने आयोडीन लिया तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड पर एक्यूमुलेट होगा। हमने कोई हैवी मेटल ले लिए तो वो हमारे बोन और टीथ पर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन भी है, क्लोरोक्वीन हमारे लिवर पे एक्यूमुलेट होता है। तो ये सब ड्रग के रिजर्वायर होते हैं, ड्रग यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, है ना। अब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एडिपोज टिश्यू में भी आपके स्टोर होते हैं, है ना। एडिपोज टिश्यू का एग्जाम्पल है जनरल एनेस्थेटिक थियोपेंटल सोडियम, जनरल एनेस्थेटिक होता है, ये पढ़ाया था ना आपको 2-4 दिन पहले। तो ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। तो हमने यहाँ पर फार्माकोलॉजी का एक ओवरव्यू डिस्कस किया, है ना। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, ये सब फार्माकोलॉजी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम जिन रूट से करते हैं उनके फायदे नुकसान क्या है, लोकल और जनरल एनेस्थेटिक में डिफरेंस क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अंतर पूछा है, इसमें कैसे नर्व का ट्रांसमिशन होता है, ओपियोड्स और नॉन ओपियोड्स एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि दर्द के एहसास को कम करते हैं हम उनको एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। इसमें एनएसएड्स के ड्रग आते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। और ओपियोड्स का एग्जांपल है मॉर्फिन सल्फेट का इंजेक्शन, जो कि एक्स शेड्यूल का ड्रग है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मरीज को नहीं दिया जा सकता। फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है? ठीक है, एड्रेनालिन और एट्रोपिन इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है। और एनएसएड का क्लासिफिकेशन पूछा है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन पूछा है विद एग्जांपल। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका आपको वीडियो भी दे चुका हूँ लेक्चर का। ड्रग एक्टिंग ऑन आईज, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एंटी टिश्यू ड्रग्स जो कि खांसी को कम करने में यूज होते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्पन, ब्रोमहेक्सिन, सॉल्ब्यूटेमॉल, ये सब इसका सॉल्ट्स इसमें होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एपीआईज। और लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, तो ये सब प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर है। आपसे डिजिटालिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पूछा है, और एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया है। ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हमारे जीआई ट्रैक का प्रॉब्लम है, जिसमें स्टमक की लाइनिंग में इरोजन की वजह से वुंड कॉज हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, और पेशेंट को इंटेंस पेन होता है। लग्जेटिव परगेटिव क्या होता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। विटामिन सी पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन आया है विथ एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टीबी के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होते हैं उसके याद करने का फॉर्मूला क्या बताया था? पेरिस, पी से पायराजीनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटॉल, आर से रिफाम्पिसिन, पेरिस। और लास्ट में एस से क्या आएगा?
सल्फोनामाइड्स। रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? यूरिन रेड आने लगता है। ठीक है। आयरन का साइड इफेक्ट क्या है? यदि आयरन का ओवरडोज हो जाए तो हमारे जो फीसेस है, लेटरिंग है, वो ब्लैकिश हो जाती है और यूरिन भी हल्की सी ब्लैकिश हो जाती है। तो हमको फार्माकोलॉजी में हर ड्रग का डोज डोज कितना है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और वो किस क्लास का ड्रग है, ड्रग का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई है। ऐसा हमको पेपर को एनालाइज करके समझ में आ रहा है। तो हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही हमारी तैयारी करनी है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, क्लासिफिकेशंस पूछते हैं, ड्रग के इंडिकेशंस, यूजेस, तो ये सब हमें पढ़ना है फार्माकोलॉजी में। ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जीआई सिस्टम, डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स। फिर हमें एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, जिसमें एंटीवायरल आएगा, एंटी फंगल आएगा, और आपका एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। मलेरिया होता है ना, डेंगू, एडीज, एडीज और एनाफिलीज, ये दोनों इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके आओगे और मंडे में आपसे पूछूंगा। ठीक है। हर सब्जेक्ट के 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है। आज के इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया आपको? ड्रग रिजर्वायर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, प्लेसेंटर बैरियर क्या होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ड्रग का वो अमाउंट जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। 100% बायो अवेलेबिलिटी किस रूट से मिलती है हमको? आईवी रूट से, पैरेंटल रूट से। जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक्शन बहुत फास्ट आता है, क्विक एक्शन आता है, और साइड इफेक्ट भी फास्ट आ सकते हैं। ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ ड्रग हमने देखा, फार्माकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस देखी, तो इतना सब हमने आज डिस्कस किया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है आप में से किसी को तो पूछ सकते हो आप। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आप लोग? डन। अब ये लिंक शेयर करूंगा, इस वीडियो को आप देख लेना, इसमें आपको फार्माकोलॉजी का एक पेपर मिल जाएगा। इस पेपर को आप लोग सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस डे।